हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यह बीए पार्ट फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर के जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं उनकी क्लास है, जिसमें हम इकोनॉमिक्स का फर्स्ट पेपर, इकोनॉमिक्स का सेकंड पेपर इंडियन इकोनॉमी भारतीय अर्थव्यवस्था और थर्ड ईयर में जो इकोनॉमिक्स का सेकंड पेपर चलता है राजस्थान इकोनॉमी, राजस्थान की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करेंगे। इन दोनों ही सब्जेक्ट्स में कुछ टॉपिक ऐसे कॉमन होते हैं जो इकोनॉमिक्स के सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसके अतिरिक्त इकोनॉमिक्स के जो स्टूडेंट्स आफ्टर ग्रेजुएशन जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हैं, कोई बैंक का एग्ज़ाम देते हैं, तो इकोनॉमिक्स के कुछ करंट टॉपिक्स हैं जिस पर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वित्त आयोग की अवधारणा, वित्त आयोग की सिफारिशों का राज्यों की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। 14वें एवं 15वें वित्त आयोग के संदर्भ में रिकमेंडेशंस ऑफ 14th फाइनेंस कमीशंस, जिसका कार्यकाल था 2015 to 20 एंड टर्म ऑफ रेफरेंसेस TOR ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था इसकी प्रमुख विशेषताओं में से एक है, जो केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति तथा कार्यों के विभाजन की अनुमति देती है। आप जो बच्चे पॉलिटिकल साइंस के भी स्टूडेंट्स हैं वो जानते होंगे कि संघात्मक व्यवस्था क्या होती है। इसी के आधार पर कराधान की शक्तियों को भी केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित किया जाता है। केंद्र और राज्यों के मध्य वित्त विभाजन को राजकोषीय संघवाद के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिसकी आजकल काफ़ी चर्चा होती है, तथा वित्त आयोग इस संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ज्ञात हो कि भारतीय संविधान में इस बात की परिकल्पना की गई है कि वित्त आयोग देश के राजकोषीय संघवाद में संतुलन की भूमिका निभाएगा। हाल ही में 15वें वित्त आयोग ने संसद के समक्ष अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसमें केंद्र और राज्यों के मध्य राजस्व के विभाजन का विस्तृत विश्लेषण कर विभिन्न सिफारिशें की गई हैं। वित्त आयोग से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। वित्त आयोग के संवैधानिक प्रावधान है। वित्त आयोग के संबंध में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 और 81 में उल्लेख किया गया है। वित्त आयोग एक अर्धन्यायिक एवं सलाहकारी निकाय है। संरचना एवं गठन, अर्थात वित्त आयोग का बनता कैसे है। अनुच्छेद 280(1) के तहत उपबंध है कि वित्त आयोग राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा। अनुच्छेद 282 के तहत संसद को शक्ति प्राप्त है कि वे वित्त आयोग को शक्तियां निर्धारित करें। संसद द्वारा वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यताएं निर्धारित करने हेतु वित्त आयोग प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1951 पारित किया गया, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित योग्यताएं बताई गई। अध्यक्ष एक ऐसा व्यक्ति हो जो लोक मामलों का ज्ञाता हो और अन्य 4 सदस्यों में उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता हो, या उन्हें प्रशासन और वित्तीय मामलों का विशेष ज्ञान हो या अर्थशास्त्र का विशिष्ट ज्ञान हो। वित्त आयोग के कार्य। भारत के राष्ट्रपति को यह सिफारिश करना कि संघ और राज्यों के बीच करों की शुद्ध प्राप्तियों को कैसे वितरित किया जाए एवं राज्यों के बीच ऐसे आगमों का आवंटन करना। दूसरा, अनुच्छेद 275 के तहत संचित निधि में से राज्यों को अनुदान और सहायता दिया जाना चाहिए। अन्य कार्य हैं, राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के संसाधनों की आपूर्ति हेतु राज्य की संचित निधि में संवर्धन के लिए आवश्यक कदमों की सिफारिश करना। राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त अन्य कोई विशिष्ट निर्देश जो देश के सुदृढ़ वित्त के हित में हो, अर्थात उस समय की वित्तीय कोई आवश्यकता हो, वह कार्य भी किया जा सकता है। शक्तियां। आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, जिसे राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाता है। प्रस्तुत सिफारिशों के साथ स्पष्टीकारक ज्ञापन भी रखवाना होता है, ताकि प्रत्येक सिफारिश के संबंध में हुई कार्यवाही की जानकारी हो सके। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें सलाहकारी प्रवृत्ति की होती हैं। इसे मानना या न मानना सरकार पर निर्भर करता है। 15वें वित्त आयोग का गठन। इससे पूर्व हम 14वें वित्त आयोग के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लें। 14वें वित्त आयोग का गठन 2 जनवरी 2013 को भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर YV रेड्डी की अध्यक्षता में किया गया। आयोग ने अपनी रिपोर्ट 2015-20 के कार्यकाल के लिए
सिफारिशों सहित सरकार को दिसंबर 2014 में सौंप दी, लेकिन इसे संसद के पटल पर 24 फरवरी 2015 को बजट सत्र में पेश किया गया। इस रिपोर्ट में प्रमुख बात थी कि केंद्र की शुद्ध कर प्राप्तियों का अंश निर्धारित करना जो राज्यों की तरफ हस्तांतरित किया जाए, साथ में राज्यों का सापेक्ष अंश व आधार इसे भी निर्धारित करना था। केंद्र और राज्यों की वित्तीय स्थिति, घाटों व कर्ज के स्तरों की समीक्षा करके राजकोषीय स्थिति में सुधार के उपाय सुझाना। नेक्स्ट, केंद्र और राज्यों की प्राप्ति और खर्च में संतुलन के उपाय सुझाना। सब्सिडी की राशियों का केंद्र और राज्यों के बीच उचित वितरण सुझाना। पूंजीगत परिसंपत्तियों को कायम रखने के लिए व्यय के सुझाव देना। सार्वजनिक उपक्रमों को प्रतिस्पर्धी एवं बाजारों उन्मुख बनाए रखने के लिए सुझाव देना। पारिस्थितिकी और पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन को सुस्थिर आर्थिक विकास के अनुकूल बनाने के लिए सुझाव देना। वस्तु व सेवा कर के केंद्र और राज्यों की वित्तीय स्थिति पर प्रभाव का आकलन करना। नेक्स्ट है 1971 की जनसंख्या के आंकड़ों को आधार बनाने के साथ साथ बाद के वर्षों में जनांकीय परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करना। सार्वजनिक व्यय प्रणाली पर विचार करके परिव्ययों को प्रतिफलों से जोड़ने का प्रयास करना। आपदा प्रबंधन की वित्तीय व्यवस्था पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के संदर्भ में गठित कोषों के बारे में सिफारिशें करना। इसके लिए वित्त आयोग ने जो प्रमुख सिफारिश थी कि केंद्र की शुद्ध प्राप्तियों में राज्यों का अंश 13वें वित्त आयोग में जो 32% था उसे बढ़ाकर 14वें वित्त आयोग ने 42% कर दिया। आयोग ने राज्यों को स्थानीय निकायों के लिए अनुदानों का आधार 2011 की जनगणना लेने के लिए सिफारिश करी। स्थानीय निकायों को अनुदानों के लिए सिफारिशें दो भागों में की गई, एक का आधार मूल और दूसरे का आधार कार्य सिद्धि और कार्य निष्पादन है। और इसके अतिरिक्त राशि निर्धारित की गई कि विकास के लिए कितना पैसा नगर पालिका और इन सबको चाहिए। आपदा राहत की राशि 55,097 करोड़ रुपए निर्धारित की गई, जिसमें राज्यों का प्रतिशत का अंश पहले जितना ही रखा गया। और 15वें वित्त आयोग ने केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22 नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग के गठन को मंजूरी दी। 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल 2020 से 25 तक होगा। अभी तक 14 वित्त आयोगों का गठन किया जा चुका है। 14वें वित्त आयोग की सिफारिशें वित्तीय वर्ष 2019 से 20 तक के लिए वैध हैं। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। 27 नवंबर 2017 को श्री एन.के. सिंह को 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। श्री एन.के. सिंह भारत सरकार के पूर्व सचिव तथा वर्ष 2008 से लेकर 14 तक बिहार से राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। वित्त आयोग की आवश्यकता क्यों? भारत की संघीय प्रणाली केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति और कार्यों के विभाजन की अनुमति देती है। इसी आधार पर कराधान की शक्तियों को भी केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित किया जाता है। राज्य विधायिका को अधिकार है कि वे स्थानीय निकायों को अपनी कराधान शक्तियों में से कुछ अधिकार दे सकते हैं। केंद्र कर राजस्व का अधिकांश हिस्सा एकत्र करता है और कुछ निश्चित करों के संग्रह के माध्यम से बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था में योगदान देता है। स्थानीय मुद्दों और जरूरतों को निकटता से जानने के कारण राज्य सरकारों की यह जिम्मेदारी है कि राज्य अपने क्षेत्रों में लोकहित का ध्यान रखें। हालांकि इन कारणों से कभी कभी राज्य सरकारों का खर्चा उनको प्राप्त होने वाले राजस्व से अधिक हो जाता है। इसके अलावा विशाल क्षेत्रीय असमानताओं के कारण कुछ राज्य दूसरों की तुलना में पर्याप्त संसाधनों का लाभ उठाने में असमर्थ हैं। इन असंतुलनों को दूर करने के लिए वित्त आयोग राज्यों के साथ साझा किए जाने वाले केंद्रीय निधियों की सीमा की सिफारिश करता है। 15वें फाइनेंस कमीशन के संदर्भ की शर्तों के संबंध में प्रमुख चिंता के कारण। 15वें वित्त आयोग के विचार के लिए संदर्भ की शर्तों से केंद्र की सहकारी संघवाद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर संदेह जताया जा रहा है। 15वें वित्त आयोग द्वारा 2011 की जनगणना को ध्यान में रखते हुए राज्यों के बीच संसाधनों का आवंटन किए जाने की अनुशंसा की गई है। वर्तमान में इस हेतु 1971 की जनगणना का उपयोग किया जाता है। हालांकि इस दृष्टि से नवीनतम जनगणना के आंकड़ों का प्रयोग किया जाना उचित प्रतीत होता है, किंतु इससे उत्तरी और दक्षिणी राज्यों के मध्य विवाद का एक गंभीर मुद्दा उभर सकता है, क्योंकि उत्तरी राज्यों में जनसंख्या अधिक है जबकि दक्षिणी राज्यों ने परिवार नियोजन के क्षेत्र में अच्छा कार्य कर, परिवार कल्याण का कार्य कर जनसंख्या को नियंत्रित किया और विकास की ओर अधिक अग्रसर हुए हैं। जनगणना आधार के बदलाव के कारण सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने की प्रमुख पहलें।
14वें वित्त आयोग ने केंद्रीय कर में से राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ाकर 32% से 42% तक हस्तांतरण की सिफारिश की, जिससे सहकारी संघवाद की ओर एक सकारात्मक गति पैदा हुई। इसके अतिरिक्त पूर्व योजना आयोग को एक केंद्रीय संस्था के रूप में देखा गया जो राज्य सरकारों के लिए अनुत्तरदायी मानी जाती थी, अतः इसके स्थान पर सहयोगात्मक संघवाद पर आधारित नीति आयोग का गठन किया गया है। इन सब के अलावा जीएसटी अधिनियम द्वारा एक जीएसटी काउंसिल को एक संवैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया है, जो अपने निर्णयों से राज्यों को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि 14वें वित्त आयोग व नीति आयोग के प्रयोगों से भारत में एक नया राजकोषीय नक्शा उभर सका है। राज्यों को राजकोषीय स्वायत्तता प्रदान की गई है और उनको अपनी जरूरतों के मुताबिक खर्च करने की स्वतंत्रता दी गई है। यह विकेंद्रीकृत विकास की दिशा में एक नया प्रयास है, जिसमें सशर्त अनुदानों के स्थान पर गैर शर्त अनुदानों की तरफ जाने का प्रयास किया गया है। लेकिन इससे राज्यों का राजकोषीय क्षेत्र में उत्तरदायित्व व प्रबंधन का भार काफी बढ़ गया है। उन्हें व्यवसाय का समुचित नियोजन करके चलना पड़ रहा है। धन्यवाद।